जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के बीच भाषा संबंधी क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। तो चलिए साथ में ही भाषा संबंधी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिए गए हैं, आपको 20 सेकंड के टाइम के अंतराल में ही आपको इसका उत्तर देना है। पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा परिवार। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? आ हिंदी, ब वैदिक संस्कृति, स मराठी, द लौकिक संस्कृति। इनमें से आपको बताना है कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, आप लोगों ने अगर बताया होगा वैदिक संस्कृति तो सही है। वैदिक संस्कृति आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस परिवार की यानी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पे है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इनके बारे में पूछा गया है कि ये जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है। आ भारतीय भाषा परिवार, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, श द्रविड़ परिवार, द आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। यदि आप लोगों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के लिए द्रविड़ परिवार भाषा चुना है तो बिल्कुल सही है उत्तर। द्रविड़ परिवार भाषा से ये बिलोंग करते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का अगर देखें तो मूल रूप इनमें से कौन सा है? लिखित रूप, ब मौखिक रूप, सा मानक रूप, द साहित्यिक रूप। तो भाषा का जो मूल रूप होता है वो इनमें से कौन सा है? यदि आपने उत्तर दिया होगा मौखिक रूप तो बिल्कुल सही है। भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक रूप है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, खड़ी बोली हिंदी का जो साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? खड़ी बोली हिंदी जो है, तो खड़ी बोली हिंदी का जो साहित्यिक संस्करण में देखने को मिलता है वो किस शताब्दी में देखने को मिलता है? आ 18वीं शताब्दी, बा 17वीं शताब्दी, सा 19वीं शताब्दी, द 16वीं शताब्दी। तो यहाँ पे आप लोग समय लीजिए और सोचिए कि खड़ी बोली हिंदी का जो साहित्यिक रूप है वो आखिर किस शताब्दी में विकसित हुआ। यदि आप सभी उत्तर दे रहे हैं सा 19वीं शताब्दी तो आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही है। जो खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप हमें विकसित देखने को मिलता है 19वीं शताब्दी। भारतेंदु युग जब पढ़ते हैं, भारतेंदु युग से जो है हिंदी साहित्य में एक तरीके से नवजागरण के अग्रदूत जो पुरोधा थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो गद्य की विविध विधाओं का आप कह सकते हैं कि आगमन होता है। तो ऐसे में 19वीं शताब्दी जो है खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप शुरुआत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो हिंदी जो है, हिंदी को भारतीय संविधान में जो है संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को मिला, 14 सितंबर 1948 को मिला, 14 सितंबर 1953 को मिला, 14 सितंबर 1950 को मिला। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सभी उत्तर दे रहे हैं 14 सितंबर 1949, यदि आप सभी का उत्तर है 14 सितंबर 1949 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी को जो भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी वो दिन था 14 सितंबर और समय 1949 का था, जो समय था 1949 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आ चाँद पत्रिका, बा सुधा पत्रिका, सा सरस्वती पत्रिका, द प्रताप पत्रिका। तो सोचिए इसमें क्या होगा इसका उत्तर कि हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने के लिए खड़ी बोली में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका जो है अपने संपादकीय कार्य में या उसमें जो है दक्षता हासिल कर हिंदी जगत को परिष्कृत किया, व्याकरण सम्मत शुद्धि दी, वो कौन सी पत्रिका है इनमें से? तो यदि आप सभी ने इसका उत्तर शा दिया होगा यानी सरस्वती पत्रिका तो बिल्कुल सही उत्तर है। सरस्वती पत्रिका जो है द्विवेदी युग की आप कह सकते हैं एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें हर एक साहित्यकार का ये होता था कि अगर उनका कुछ भी लेखन जो भी वो लिख रहे हैं अगर वो उसमें छप जाता था तो एक मतलब कह सकते हैं कुछ समय की वो प्रतिष्ठित पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादकीय कार्य 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने हाथ में लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत की खड़ी बोली, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो आप देखिए उत्तर भारत अगर यहाँ पे है तो ये दक्षिण भारत है, तो उत्तर भारत की जो खड़ी बोली वो हिंदी में, खड़ी बोली जो है हिंदी वो दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू, परिनिष्ठित हिंदी। तो इस पे आप लोगों का क्या उत्तर होगा? उत्तर भारत की खड़ी बोली जो है वो हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो इसमें से अगर आप सभी उत्तर दे रहे हैं द्रविड़ हिंदी तो बिल्कुल आपका सही है ना। अगर देखें नहीं, उत्तर भारत की जो खड़ी बोली है वो हिंदी दक्षिण में किस रूप में? तो दक्कनी हिंदी के रूप में, द्रविड़ दक्कनी हिंदी कह सकते हैं उसको। यहाँ पे दिया है मध्यकाल में जो राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? तो जो मध्यकाल में राजकाज की भाषा है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? आ हिंदी, बा उर्दू, सा फारसी, दा अरबी। तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किसी भाषा को मान्यता दिया गया? किस भाषा को? यदि आप सब कह रहे हैं कि फारसी, तो फारसी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मध्यकाल का जो समय था उसमें राजकाज की भाषा के रूप में जिस तरीके से आज हिंदी है तो उस समय जो है फारसी भाषा का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343, बा अनुच्छेद 346, सा अनुच्छेद 344, दा अनुच्छेद 342। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका उत्तर आपके अनुसार क्या होगा? संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है? यदि आप सभी ने उत्तर आ दिया है 343 तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है। अनुच्छेद 343 ही वो आर्टिकल है जो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? ब्रजभाषा और अवधी जो है वो किस काल की काव्य भाषाएं थी? अ प्राचीन काल, बा मध्यकाल, सा आधुनिक काल, दा वैदिक काल। तो सोचिए जरा इसका उत्तर क्या होगा? ब्रजभाषा और अवधी जो है अगर आपने मध्यकाल बताया होगा तो मध्यकाल बिल्कुल सही उत्तर है। जो ब्रजभाषा और अवधी का विकास हुआ है वो मध्यकाल में ही विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? जो हिंदी है उसकी बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3 वर्ग, 4 वर्ग, सा 5 वर्ग, दा 8 वर्ग। तो कितने वर्गों में हम विभाजित करते हैं हिंदी की बोलियों को? यदि आपने उत्तर सा दिया होगा यानी 5 तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है। हिंदी की जो बोलियां हैं उनका विभाजन जो किया गया है वो 5 वर्गों में किया गया है। फ्रेंड्स बिल्कुल आप उत्तर कहीं पे लिखते रहिए और मिलाइए लास्ट में कि 25 में से आपके कितने उत्तर सही होते हैं, और ये टेस्ट रेगुलर आता रहेगा तो आप डेली इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बुंदेली और कन्नौजी, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो जो बुंदेली है, कन्नौजी है, बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ पे सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा? बुंदेली और कन्नौजी। यदि आप सभी ने उत्तर पश्चिमी हिंदी दिया होगा तो पश्चिमी हिंदी ही वो कह सकते हैं उपभाषा वर्ग के तहत आते हैं। ये बुंदेली और कन्नौजी बोली, यानी जो पश्चिमी हिंदी है वो तो उपभाषा है, उस उपभाषा के तहत बुंदेली और कन्नौजी बोलियां आती हैं। ये उत्तर बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? आ संस्कृत से, बा हिंदी से, सा अपभ्रंश से, दा पाली और प्राकृत से। तो सोचिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? यदि आपने उत्तर अपभ्रंश लगाया होगा, आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है उसका विकास यानी हिंदी की बात करें तो वो किससे हुआ है? तो यहाँ पे है उत्तर अपभ्रंश। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? राजस्थान की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे देखिए भोजपुरी जो है मूलतः वो किस प्रदेश की बोली है? तो भोजपुरी के बारे में बात करें तो मूलतः वो, अगर उत्तर आपने बिहार लगाया है तो सही है, बिहार जो मूलतः अगर देखें तो भोजपुरी जो है बिहार प्रदेश की बोली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। जो आज खड़ी बोली मानक हिंदी बोली जाती है उसका विकास जो है किस बोली से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी से, बा ब्रजभाषा से, सा अवधी से, दा बांगरू से। तो इनमें से कौन सा सही होगा। जो आज खड़ी बोली मानक बोली हम बोलते हैं उसका विकसित रूप देखते हैं, वो कैसे वो विकसित रूप हमको देखने को मिलता है। तो जो मानक हिंदी है, आज जो मानक हिंदी हम देखते हैं, तो इसने क्वेश्चन क्या किया है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो खड़ी बोली हिंदी में ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए खड़ी बोली हिंदी बिल्कुल सही उत्तर होगा अगर आपने लगाया होगा खड़ी बोली हिंदी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है आपको ये बताना है। भाषा अर्जित संपत्ति है, बा भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, सा भाषा परिवर्तनशील है, डा भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि भाषा के संदर्भ में गलत तथ्य इनमें से कौन सा है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, सामाजिक वस्तु नहीं है, परिवर्तनशील है, अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो इनमें से अगर देखें तो कौन सा जो है अशुद्ध है यानी गलत है। तो भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, इनमें से ये वाला जो कथन है गलत है। बाकी भाषा अर्जित संपत्ति है, सही है। भाषा परिवर्तनशील है, सही है। भाषा अनुकरण द्वारा ही तो हम अर्जित करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है। तो जब लिपि का विकसित रूप हम देखते हैं, तो जब विकास क्रम में अगर पहली लिपि देखते हैं तो उसमें कौन सी लिपि विकास क्रम में पहली लिपि है। भावमूलक लिपि, बा सूत्र लिपि, सा चित्र लिपि, दा प्रतीकात्मक लिपि। तो इसमें देखिए कि लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है, विचार करिए। अगर आपका उत्तर भावमूलक लिपि है तो बिल्कुल उत्तर सही है, क्योंकि लिपि के विकास क्रम में जो पहली लिपि है वो भावमूलक लिपि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो इसमें से देखिए जो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। आ विद्यापति को, बा बिहारी को, सा कलेक्टर सिंह केसरी को, द घनानंद को। तो इसमें से जो मैथिल कोकिल है वो किसे कहा जाता है, विचार करिए। मैथिल कोकिल इनमें से किसको कहा जाता है। यदि आपने उत्तर विद्यापति दिया होगा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यापति ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें मैथिल कोकिल की संज्ञा दी जाती है, उनसे विभूषित किया जाता है मैथिल कोकिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है। तो जो कृष्ण काव्य है इनकी अपार संपदा हमको किस भाषा में देखने को मिलता है। आ अवधी में, बा ब्रज भाषा में, सा खड़ी बोली में, दा मैथिली में। तो जो अपार संपदा आपको देखने को मिलता है कृष्ण काव्य से संबंधित, वो ब्रज भाषा में देखने को मिलता है। यदि आपने बा ब्रज भाषा चुना होगा तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, क्योंकि कृष्ण काव्य की जो अपार संपदा आपको देखने को मिलती है वो ब्रज भाषा में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग के तहत आती हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी ये बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग के तहत आती हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, पूर्वी हिंदी के तहत, बा पश्चिमी हिंदी के तहत, सा जो है राजस्थानी के तहत, दा पहाड़ी के तहत। तो यहाँ पे अगर आपने उत्तर पश्चिमी हिंदी दिया होगा तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है, ये इसका उत्तर जो होगा पश्चिमी हिंदी ही होगा। उम्मीद है कि आप अपने उत्तर को सही कर रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी। यहाँ पे दिया गया है आ फारसी, बा अंग्रेजी, सा चीनी, दा जापानी। तो मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा आखिर कौन सी थी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कौन सी भाषा हो सकती है। मुगल काल में अगर फारसी को टिक करते हैं तो फारसी ही वो लैंग्वेज थी जो मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली थी, क्योंकि राजकाज की भाषा थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इन लिपियों में से कौन सी
लिपि जो थी पहले उर्दू लिपि की भांति, उर्दू लिपि इस तरीके से दाएं से बाएं चलता है और हम लोग जो लिखते हैं ऐसे बाएं से दाएं। तो आ इसमें दिया है ब्राह्मी लिपि, बा खरोष्टी लिपि, सा चित्र लिपि, दा सूत्र लिपि। इनमें से आपको विचार करना है कि कौन सी ऐसी लिपि है जो पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो वो कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि। यदि आपने खरोष्टी लिपि उत्तर लगाया होगा तो बिल्कुल आपका सही है, वो लिपि खरोष्टी ही है जो उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? आ तमिल, बा बांग्ला, सा पंजाबी, दा मराठी। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्या होगा? देवनागरी लिपि में हिंदी तो लिखी जाती है, लेकिन हिंदी के अलावा कौन सी भाषा लिखी जाती है? विचार करिए। यदि आपको नहीं पता है तो वो लैंग्वेज है मराठी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा मराठी भी जो है उसी लैंग्वेज में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? जो मेवाती है और हड़ौती ये बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? आ पहाड़ी, बा राजस्थानी, सा दक्षिणी, सा बिहारी और दा पश्चिमी हिंदी। विचार करिए इसका उत्तर क्या होगा? मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो ये दोनों ही बोलियां जो है बा उत्तर सही होगा, राजस्थानी के तहत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो जो अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं उनकी लिपियों का विकास आखिर किस प्राचीन लिपि से हुआ है? आ ब्राह्मी लिपि, बा खरोष्टी लिपि, सा कुटिल लिपि, दा शारदा लिपि। विचार करिए कि जो भारतीय भाषाएं हैं अधिकतर उनमें लिपियों का विकास आखिर किस प्राचीन लिपि से हुआ है? यदि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि आ उत्तर, तो आपका बिल्कुल उत्तर सही है। फ्रेंड्स आप मिलाइए कि आपका 25 में से कितना उत्तर बिल्कुल सही हो रहा है। अगर आपका 25 में से 23 भी सही हो रहा है तो समझिए बहुत ही अच्छा स्कोर है। और ये भाषा संबंधी क्वेश्चन हमने आज लिया था और नेक्स्ट सेशन में भी यही चलेगा और ये डेली ही आएगा वीडियो। और आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए और अपने को 25 में 25 लेके आइए। और इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं और प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिस होता है वो मैन को परफेक्ट बनाता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और भी नए क्वेश्चन के साथ। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।